ये जो नहीं, लॉस लॉस आप तो बता रहे हो, जब मैं 300 के आसपास जब कह रहा हूँ तो उसमें मैं लॉस कहाँ बता रहा हूँ, वो तीन सीटों का ही तो खेल बता रहा हूँ ना नहीं मैं। नहीं, तो आप ये बता रहे हो इधर कर्नाटक इन सब में कहीं कहीं कुछ कुछ हो सकता हो, फिर वो 300 नंबर भी कैसे मेंटेन होगा? नहीं, कर्नाटक में जितने फिर ये तीन जो ये आपको जो उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्रा है, ये सब कहाँ आएंगी? ये भी तो आएंगी कि नहीं आएंगी? ये तो बढ़ेंगे ना यहाँ फिर। उड़ीसा, हाँ ये बढ़ेंगे। नुकसान उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, बिहार में कर्नाटक किसको में हो नुकसान हो रहा रहा है? है। नीतीश कुमार को हो रहा है या बीजेपी को हो रहा है? नहीं, नीतीश कुमार को हो रहा है तो फिर नुकसान, बीजेपी की ये सीट भी में रख फर्क नहीं सकते हो। पड़ेगा सर? नहीं, बीजेपी में नहीं सीट पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल एनडीए की बात होगी, जब एनडीए भी तो कमजोर होगा ना। मैं नहीं 303 में नहीं जब सर, ले रहा हूँ, अभी आप तो बिल्कुल मैंने ठीक कह रहे हो, 303 मैं पे मान रहा पूछा हूँ। आपसे। अभी तो मैं, हाँ, 303 पे बिहार में नहीं हो रहा है, लेकिन राजस्थान में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है। हाँ, बिहार और कर्नाटक में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, ये पक्का है। ये दो बड़ी स्टेट ऐसी हैं जिसमें इनको नुकसान 12 से 15 सीटों का हो सकता है। और इनकी और भरपाई? यही 12 से इनकी भरपाई वाली 4 स्टेट में बता ही रहा हूं आपको। मतलब पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्रा है, और एक एक दो दो तमिलनाडु और केरल भी है। और महाराष्ट्र में कोई नुकसान नहीं होगा? महाराष्ट्र में होगा नुकसान। अब आप ये बात, ठीक है, मैं भूल गया था उसको, महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र में नुकसान हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में 5-7 सीटों का अगर बीजेपी को होता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि 5-7 सीटों से बीजेपी का नहीं ज्यादा अकुल सर, नुकसान इसमें होगा। फिर मैथ ठीक नहीं बैठती है। आप नुकसान वाले क्या? ज्यादा गिना रहे हो, गेन। अरे आंध्रा में कौन सा 20 सीटें बीजेपी जीत लेगी, 10 सीटें जीत लेगी? नहीं, आदमी एक आंध्रा दो। में है ही नहीं। नहीं नहीं, अरे आंध्रा में 6 सीटें हैं, 6 में चार 4 सीटों पे सर, वो लड़ रहे अगर हैं, तो ठीक अगर है, 4 चार में। चार पांच पांच सीटें राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, इस तरह में अगर हटो 15 पश्चिम 20, पश्चिम पश्चिम बंगाल 20 हाँ, सीटें अगर कम हो गई तो 303 में 20 घटाइए तो कहां से मेकअप हो रही? कहीं मेकअप की गुंजाइश मैं नहीं कह है। रहा हूँ 17 की ये जो गिनती गिनी जा रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल, फिर बता रहा हूँ आपको, 7-8 सीटें पश्चिम बंगाल में मैं समझता हूँ, उड़ीसा में 5-6 सीटें समझ रहा हूँ, तेलंगाना में आपको 2-3 होंगी, आंध्रा में आप 2-3 मान लीजिए, 1-2 केरल और तमिलनाडु में होंगी, तो 300 के आसपास घूम रही है वो ओके आंकड़ा। ओके। सज्जन कुमार, यार टॉप डाउन अप्रोच लेना, पहले तो ये बताओ आपकी वहां, फिर उसको आप सिद्ध करो। ये मतलब जर्नलिज्म वाला रूल लगाओ। टॉप डाउन ओवरऑल 303 या इंडिया अलायंस, जो भी आपके व्यू हो, जैसे अभी प्रेम जी बता रहे थे, किसको कितनी मिल रही है, फिर बताओ क्यों। तो देखिए, वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो में बीजेपी 290 के नीचे नहीं जाएगी। मैंने कहा वर्स्ट के सिनेरियो, आप सारे वेरिएबल जो बीजेपी के अगेंस्ट में मान रहे हैं उनको मान भी लीजिए, तो बीजेपी तकरीबन कुल मिला के 25 से 30 सीटें 2019 के तुलना में लूज कर सकती है। अगर आप माने तो कि महाराष्ट्र में 8 से 10 सीट आप मान लें, राजस्थान हरियाणा में आप मान लें कि लगभग 7 से 8 सीट हो सकती है, और उसी तरीके से बिहार में मान ले 4 से 5 सीट, और यूपी को आप यथास्थिति माने, यूपी में आप बढ़त ना माने। तो वर्स्ट के सिनेरियो है। अब सवाल रहा कि ये जो 25 से 30 सीटें आप 2019 की टैली से कम करें, तो आप ये भी देखिए कि बीजेपी का कैचमेंट एरिया काफी बढ़ा है। वो बंगाल की तरफ बढ़ा है, उड़ीसा में बढ़ा है और असम में बढ़ा है। ठीक है, कुल मिला के जो पूरब की तरफ है लगभग 10 सीटों का इन्हें गेन हो जाएगा। मैं ग्राउंड की सिचुएशन बता रहा हूं, कोई ये डेटा क्रेंचिंग नहीं बता रहा। और दूसरा जो साउथ में आप देख लें, कर्नाटका में मैं बिल्कुल दावे के साथ कर रहा हूं कि ये तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, इसका आधार यह है कि आपने देखा कि साहब विधानसभा में हारी है, तो आप उसी हिसाब से कर्नाटका में ओबीसी समुदाय बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ आ चुका है, जिसने 2023 के चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट किया था उसके अपने कारण। तो आप देखें कि कुल मिला के पूरब और दक्षिण की तरफ से बीजेपी को लगभग 10 से 15 सीटों का गेन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए तो वर्स्ट के सिनेरियो जो है वो 290 के आसपास है। उसके ऊपर आप देख लें, क्योंकि वर्स्ट हमेशा रियल नहीं होता है, उससे ऊपर ही जाएगा। अब वो 2019 वाली स्थिति 303 हो जाए या उससे 5-10 सीटें ज्यादा हो जाए, उसके बारे में अभी संगठन की ताकत और लीडरशिप एडवांटेज जो बीजेपी का एक वेरिएबल है, उसे सब लोग स्वीकार करेंगे, वो है। अब आप देखिए, इस टॉप डाउन को सिद्ध करने की बात है, आंकड़ों की बात नहीं है, मैं ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूं। आप बंगाल में जाएं, बंगाल में आप देखेंगे कि सोशल जो डेमोग्राफी है उसमें, कास्ट कम्युनिटी में जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसमें बीजेपी बहुत मजबूत है। दलितों में
और दलित केवल नमशूद्र दलित नहीं है, वो पौंड खत्री दलित हो, वो राजवंशी हो, वो बागदी हो, बैरवी हो, तमाम अलग अलग एरियाज के। उसके बाद ओबीसीज में काफी मजबूत है, रूरल एरियाज में काफी मजबूत है। 2021 के चुनाव में उन्हें मिडिल क्लास, अपर कास्ट, भद्रलोक के बीच में थोड़ी कम सफलता मिली थी, इस बार उसकी तुलना में ज्यादा मिल रही, इसलिए वहां बढ़ेगी। ओडिशा में जाए तो एक क्रॉस द बोर्ड, ट्राइबल हो, दलित हो, ओबीसी हो या अपर कास्ट हो, उसमें डिफरेंशियल लॉजिक है कि लोकसभा में वो बीजेपी को ज्यादा देंगे, विधानसभा में बीजेडी को देंगे। उसके बाद आप देख लें, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी गुत्थी जो आप मान रहे हैं कि यूपी, जी यूपी, हाँ यूपी का क्विकली बताओ, फिर मैं दूसरा सवाल पूछूं आपसे। हाँ यूपी का बताइए, यूपी में क्या हाल है? कौन सी पार्टी का, एक बार फिर से बताएं। यूपी में क्या हाल है, किसको कितना मिल रहा है? हाँ यूपी में देख लीजिए, यूपी में मतलब आप जब कह रहे हैं कि बीजेपी के सीटें कम होंगी, तो उसमें आप ये जरूर माने कि फिर आप ये मान के चल रहे हैं कि जमीन पे मायावती का जो अपना वोट है, जो 10 से 12% अभी भी सॉलिड वोट है, उसे आप कर लें पॉजिटिव या निगेटिव साइड से। अगर आप ये सिद्ध कर दें कि वो वोटर शिफ्ट हो रहा है समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस की तरफ, फिर आपकी बात में दम है। अभी मैं यूपी में हूं, सुल्तानपुर से इलाहाबाद अभी स्टे हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, जो हर सीटों पे जहां भी हम जा रहे हैं, दो चीजें जरूर टेस्ट कर रहे हैं। एक कि मायावती का जो जाटव और रविदास कम्युनिटी का वोटर है, वो कितनी मजबूती से मायावती के साथ है या शिफ्ट कर रहा है और किधर कर रहा है। मैं आपको बताऊं, 1-2 सीटें, और वो 1-2 सीट सरप्राइज हो सकती हैं, और वो कांग्रेस की सीट है, 1-2 सीट मैं बता रहा हूं, उसको छोड़ के मायावती का जो वोटर है वो मजबूती से बीएसपी के साथ है। अब बताइए कि 2019 में जो आपको 10 से 15% हर जगह एडिशनल वोट मिल रहा था समाजवादी पार्टी को, उसकी क्षतिपूर्ति आप कहां से कर रहे हैं? और अगर उसके ऊपर आप ये दावा करें कि आप बीजेपी से ज्यादा जीत रहे हैं, या सॉरी 2019 से ज्यादा जीत रहे हैं, ठीक है, मैं लौट के आता हूं। अभी मेरा एक सवाल है, इसका जवाब मैं सबसे चाहूंगा, एक ही सवाल है, लेकिन इसका जवाब मुझे समझाइए। देखिए, जो आप लोगों के एनालिसिस है वो बिल्कुल अपनी अपनी जगह सही, सबका अपना अपना आकलन होता है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। मुझे ये समझना है हमारे दर्शकों को कि जनवरी 13 से लेकर के अब तक फंडामेंटली ग्राउंड पे ऐसा क्या बदल गया है जिससे माहौल बदल गया है ज़मीन पे, है ना? क्या ये हो सकता है कि बीजेपी ने यूपी में 59%, 55%, 50% वोट लेके जीत हासिल की थी, गुजरात में 68%, मध्य प्रदेश में इस तरह की सिचुएशन थी? क्या ऐसा तो नहीं सिर्फ मार्जिन कम होगा, विक्ट्री अगेन उनकी हो जाएगी, वोट दूसरे वाले को भी ज़्यादा मिल सकते हैं, तो जहाँ 5 लाख से 3 लाख से जीते वहाँ 80,000 से जीतेंगे? क्या ये सिचुएशन तो नहीं है? अवधेश जी, आपका जवाब, और थोड़ा क्रिस्पी रखिएगा सर, बताइए। यही जो आप प्रश्न कर रहे हैं, यही दो बातें मेरे दिमाग में भी थी। पहले भी हमने कहा है कि क्या 2013 जनवरी से 2014 और 2024 में फंडामेंटली बहुत कुछ बदल गया है। देखिए, पॉइंट्स इसका ये है पहले कि मार्जिन जो मैं देख रहा हूं कि देखिए, हम लोगों ने जो गणना की है, 70 से 75 सीटें ऐसी भारतीय जनता पार्टी की रही है जिसमें यूपी की करीब 30 सीटें भी हैं, जिसमें बिहार की 22 से 23 सीटें हैं, महाराष्ट्र की, इनमें मार्जिन वही घटने वाली है। क्योंकि वोटिंग कम हुई है। जैसे आप गाजियाबाद में अगर 5.25 लाख से जीत हुई थी, तो वो मान लीजिए 50,000 हो जाए, 70,000 हो जाए, 80,000 हो जाए, इतना हो सकता है। तो इसलिए एक मार्जिन की कमी हो सकती है। कुछ बातें जो सभी साथियों ने कही, देखिए पॉइंट के हिसाब से देख लीजिए। सबसे पहले कर्नाटक पर मैं कुछ कहना, कर्नाटक में 1999 को छोड़कर 1998 से आज तक लगातार कांग्रेस को वोट ज्यादा आया है, लेकिन सीटें हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा रही है। विधानसभा में उसकी सीटें अधिक होने, कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद। तो अब इतने समय बाद 26 वर्ष में ऐसा क्या परिवर्तन हो जाएगा, जबकि जनता दल सेकुलर भी बीजेपी के साथ आ गई है, जिसका भी एक वोट बैंक है। इसलिए इस प्रकार का जो आधार होता है वो तथ्यों पर जो है खरा नहीं उतरता है। पश्चिम बंगाल में योगेंद्र यादव भी कर रहे हैं, हम लोग भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी वहां होने जा रही है। हो सकता है 25 से 30 के बीच उसकी सीटें आ जाएं। उड़ीसा में लगभग यही स्थिति है कि नंबर 1 पार्टी बीजेपी हो सकती है। बाकी जगहों में मार्जिन की बात हो सकती है। अब चेंज क्या आया है, इसके 4-5 पॉइंट्स हैं इसके।
कि जो बीजेपी को नरेंद्र मोदी को वोट मिला था उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों था। निगेटिव ये था कि यूपीए सरकार की जो नीतियां थी और जो नेताओं की जो भूमिका थी, उनके व्यवहार थे, और जो राज्य सरकारों ने उस प्रकार से, उस सब के विरुद्ध एक विद्रोह था लोगों के अंदर। आर्थिक स्तर पर जो है देश थोड़ा पीछे था, विदेश नीति, सुरक्षा, आतंकवाद के मुद्दे पर, तो देश को लग रहा था कि एक लीडर चाहिए ऐसे समय। और जो अति अल्पसंख्यकवाद था और खासकर सेकुलर के नाम पर एक नए प्रकार का कट्टरवाद था, उस सब के विरुद्ध एक विद्रोह था। नरेंद्र मोदी एक उस पे मॉडल के रूप में आए थे, उनको बहुमत मिला था। अब आज तो नरेंद्र मोदी ने उस पर काम किया है, काम करते हुए देश को विकास की ओर ले गए, एक विजन दिया है, हिंदुत्व पर काम हुआ है, विदेश नीति पर भारत पर खड़ा है, आतंकवाद घर में घुस के मुकाबला किया है, तो कंसोलिडेट हुआ है। और विपक्ष के सामने बस छोटा सा, विपक्ष ने अभी तक भारत राष्ट्र का कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं दिया है कि इकोनॉमी को लेके, कल्चर को लेके, सोसाइटी को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेके आपका क्या विजन है। इसलिए नेशनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं बदला है। विपक्ष इस समय 2013 की तरह ही फिर से अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसके विरुद्ध थोड़ी प्रतिक्रिया होगी। तो भाजपा के 10 साल के अंदर जो असंतोष है वो थोड़े बहुत है, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है वो एंटी नहीं गया, इसलिए मार्जिन कम रही है बिहार में। हालांकि मैं सज्जन जी के कुछ बात से असहमत हूं। मैंने जाके देखा है कि मायावती जी के कुछ वोटर इस समय कांग्रेस और सपा में शिफ्ट किए हैं, वो मैंने निकट से जाके यूपी में देखा है, लेकिन वो संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि वो पूरी तरह परिणाम को पलट देगा। बिहार में भी आपको बता रहा हूं, जैसे पासवान और पासी हैं, तो शराबबंदी में उनको जेल ज्यादा हुआ है, मुकदमे ज्यादा झेलने पड़े हैं, तो इसके कारण जनता दल यू से उनके अंदर एक गुस्सा है, तो कुछ परसेंट वोट वो महागठबंधन में जा रहा है। लेकिन सब चीजें रहते हुए भी ये परिस्थिति नहीं बनी है कि बिल्कुल कोई बड़े लहर पैदा हो गया हो कि विपक्ष को हमको बैठाना है। ठीक है, प्रेम कुमार जी, आपके अनुमान या आकलन या सेफोलॉजी के हिसाब से ऐसा कर्नाटक का उदाहरण से पीछे पड़ी गए। अरे सर, आप कर्नाटक के उदाहरण से आपको समझाता क्वेश्चन को समझाता नहीं, क्वेश्चन। कर्नाटक में पिछले चुनाव में बीजेपी ने अपना वोट परसेंटेज मेंटेन किया था, सेम, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चूंकि जेडीएस का उधर शिफ्ट हुआ, मुस्लिमों का शिफ्ट हुआ, इसलिए वो हार गए। अब अगर जेडीएस इनके साथ मिलकर लड़ रही है, 5-8% भी इधर शिफ्ट हो गया तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, जैसा ये कह रहे हैं सज्जन जी। लेकिन आपके आकलन को अगर मैं बेसलाइन मानूं तो अंडर करंट है पूरे देश में, अगेंस्ट करंट रिजीम है। अब मानना पड़ेगा आपको, क्यों है? मैं आता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कर्नाटक में बीजेपी ने को कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी बीजेपी, एक बात पॉइंट है। दूसरा है कि कांग्रेस को हमेशा ज्यादा वोट मिले। तीसरा है कि जेडीएस की ताकत कम हो गई, ये इसके बावजूद कि जेडीएस कम ताकत के साथ गठबंधन में है बीजेपी का। और चौथा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और बहुत बम्पर वोट के साथ में स्टेट गवर्नमेंट बदली थी, और ये जो माहौल है ये इस पृष्ठभूमि में अब नेशनल पर्सपेक्टिव में भी हम देखेंगे कि क्या बदलाव है। अब ये जरूर है कि वोट परसेंट बीजेपी का नहीं घटा, वोट परसेंट तो कांग्रेस का भी एमपी और छत्तीसगढ़ में नहीं घटा, लेकिन फर्क आया चूंकि बीजेपी का बड़ा, वो चीजें हैं। उसके बाद हम ये देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर जैसे जनवरी से अभी तक में क्या बदलाव आया, इस तरह से बातें अभी हम लोग कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो क्लाइमेक्स है जिसको लेकर के बीजेपी ने मुद्दा बनाया। बीजेपी के मैनिफेस्टो की बातें आप जनता से पूछिए, 2-4 लाइन भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कांग्रेस की पूछिएगा तो कुछ ना कुछ बता देंगे। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनता तक गया। दूसरी बात है कि जो बदलाव है वो है कि एनडीए में बदलाव है। जैसे कमजोर जेडीयू है बीजेपी के साथ, कमजोर शिवसेना है बीजेपी के साथ, या एनडीए में वैसे दल ही नहीं है जिनके पास में सांसद हो, ये कमजोर एनडीए है। इसके अलावा आज इस बार कोई पुलवामा जैसी घटना नहीं है कि कोई राष्ट्रवाद की बात आ गई और बीजेपी के साथ सारे मतभेद लोग भूल करके वोट देने चले जाएंगे, वो भी नहीं है। ये एब्सेंट होना भी एक विपक्ष को खड़ा करता है। विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन के रूप में खड़ा हुआ है, जो 2019 में नहीं था।
और कांग्रेस को आप आंकड़ों में नहीं देख सकते कि 2% वोट है कि 6% वोट है उत्तर प्रदेश में। इसको इस रूप में देखना होगा कि क्षेत्रीय दल क्यों ललायित रही